दोस्तों, इस वीडियो में हम मेश एनालिसिस की बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली मेश एनालिसिस जो मेथड है ये हमारे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ज़्यादा इजी है। तो करीब करीब जहाँ पे भी बहुत सारे सर्किट्स एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे वोल्टेज सप्लाई यूज होते हैं, तो ऐसे वक्त में हम मेश एनालिसिस को प्रिपेयर करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें मेश करंट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें मेश क्या है ये पता होना चाहिए। तो मेश यानी कोई भी सर्किट पाथ जो दूसरा सर्किट पाथ इंक्लूड नहीं करता है। तो ऐसे सर्किट पाथ कौन से हैं? तो एक ये पाथ हो सकता है, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी यहाँ पे 3 मेशेस है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब अगर हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करना पड़ता तो हम ब्रांच करंट कंसिडर करते। ब्रांच करंट में हम कह सकते हैं कि ये जो 1 ओम रेजिस्टर है इसके बाद अगर करंट होता है तो ये इस नोड पे डिवाइड हो जाएगा। पर जबकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं मेश एनालिसिस से, तो मेश एनालिसिस में हमें मेश करंट कंसिडर करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे मेश करंट। अब मेश करंट कंसिडर करते वक्त हम कुछ भी डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लॉकवाइज यूज़ करना है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करना है तो आप उसे एंटी क्लॉकवाइज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रिफर कीजिए कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करें सभी के लिए। अगर हम वैसे करते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है कंसेप्ट के हिसाब से। तो ये है I1, I2 और I3, ऐसे हमने 3 करंट्स कंसिडर की है और तीनों मेश करंट है। अब सबसे पहले अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। यह है 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो 1, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम यूज़ करते हैं तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, तो लूप 1 के लिए ये है अपना 1 ओम रेजिस्टर। सो 1 इंटू I1, क्योंकि उसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब है यहाँ पे हमें प्लस साइन लिखने पड़ेगी। 3 ओम का रेजिस्टर है तो +3 इंटू, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम कंसिडर कर रहे हैं लूप 1 जिसमें का मेन करंट है I1, इसीलिए ये होगा I1। अब I1 और I2 ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम 3 ओम कंसिडर करते हैं तो ये करंट हो जाता है I1 माइनस I2, तो 3 इंटू I1 माइनस I2। अब ये जो 6 ओम का रजिस्टर है, अब +6 मल्टीप्लाइड बाय I1 मेन करंट है तो I1 माइनस I3, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोस्तों, अगर हम सभी के सभी करंट्स क्लॉकवाइज यानी सिंगल डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं तो आप यहाँ पे एक यानी ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो 3 ओम का रजिस्टर रहेगा इसमें हमें डेफिनेटली लिखना पड़ेगा I1 माइनस I2, क्योंकि करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। अब यहाँ पे अगर सेकंड साइन देखते हैं इस 10 ओम की सप्लाई की, तो ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी राइज इन पोटेंशियल, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि सेकंड साइन है इसकी 10 वोल्ट, तो इसीलिए इक्वल टू 10 हम लिखेंगे जिसके हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करने वाले हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये होगा 1 + 3 + 6 दैट इज 10 I1 माइनस 3 I2 माइनस 6 I3 इक्वल टू 10। इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब फिर से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ अप्लाई KVL टू लूप 2। अब लूप 2 के लिए ये है अपना लूप 2। यहाँ पे आता है सबसे पहले ये 2 ओम का रेजिस्टर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ करंट पास हो रहा है I2, बाद में 5 ओम का है तो उसमें से भी सिर्फ I2 करंट पास हो रहा है, लेकिन बाद में आता है ये
5 वोल्ट का सप्लाई, जिसको हम इक्वल टू साइन के बाद में लिख सकते हैं -5। बाद में आता है 3 ओम का, तो +3 इंटू करंट कौन सा पास हो रहा है, तो यहाँ पे मेन करंट है I2 और उसके अपोजिट करंट है I1। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 इंटू I2 माइनस I1 लिखा है, क्योंकि हम लूप 2 के इक्वेशन लिख रहे हैं। प्रीवियसली हमने 3 इंटू I1 माइनस I2 लिखा था लूप 1 के वक्त। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा -3 I1 प्लस 5 2 3, इनके एडिशन करते हैं तो ये हो जाता है 10 I2। I3 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, और ये है -5 वोल्ट। तो ये हो गया लूप 2 का इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 2 कर दिया है। अब फिर से अप्लाई KVL टू लूप 3। अब लूप 3 के लिए जब हम KVL अप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 ओम का रजिस्टर है। 4 इंटू करंट पासिंग है I3 इक्वल टू साइन मैं अभी से लिख लेता हूँ, इक्वल टू साइन के यहाँ पे 20 वोल्ट आता है, जिसकी साइन पॉजिटिव है, सेकंड साइन पॉजिटिव। देन ये है 6, तो +6 मल्टीप्लाइड बाय I3 माइनस I1। अब यहाँ पे फिर से वही कि हमारा लूप 3 का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो मेन करंट I3 है और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया I1, और बाद में आखिरी वाला ये है +5 वोल्ट, क्योंकि ऐसे मूव करते वक्त हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलेगी, दैट इज राइज इन पोटेंशियल है, इसीलिए +5 वोल्ट। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा -6 I1 प्लस 10 I3 इक्वल टू 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इसको हमें अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना रहा तो हम इजीली उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 -3 और ये है -6। हमारे वेरिएबल्स है I1, I2 और I3, और इधर हमें वोल्टेजेस लिखना है। इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो ये 10। सेकंड के लिए हमारा था -3, I2 की वैल्यू 10 और I3 की वैल्यू थी ही नहीं, तो ये यहाँ पे आएगा 0। ये था -5 वोल्ट, तो -5। और आखिरी में इक्वेशन 3 के लिए -6 I1, I2 की वैल्यू है ही नहीं तो 0, और I3 के लिए 10, और यहाँ पे दोनों की एडिशन 25 आई थी। तो इस तरह से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो हमें I1, I2, I3 की वैल्यू मिलेगी। तो I1 हमें यहाँ पे मिलता है 4.2727 एम्पियर। I2 की जो वैल्यू है वो मिलती है 0.7818 एम्पियर। आप इसे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। I3 की वैल्यू जो है वो आएगी 5.0636 एम्पियर। तो मेश एनालिसिस करके हम मेश करंट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी रजिस्टर का करंट कैलकुलेट करना रहा तो फॉर एग्जांपल ये 1 ओम का है, तो 1 ओम रजिस्टर में से I1 पास हो रहा है तो इसकी वैल्यू रहेगी 4.2727। 3 ओम रजिस्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है I1 माइनस I2, तो हम इनका सब्ट्रैक्शन करके लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम सभी करंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एक मेथड।
अगर हमें इसी प्रॉब्लम को दूसरी मेथड से सॉल्व करना रहा तो हमारी तरफ दूसरा ऑप्शन आता है, वो है मेश एनालिसिस बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है मेश एनालिसिस। हमने फिर से वही सर्किट इस्तेमाल किया है, बट अब हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड में हमें डायरेक्टली इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो वही है। अब मेश एनालिसिस में एक जनरल इक्वेशन आता है, 3 मेश का नेटवर्क रहा तो इसमें है R11 I1 प्लस माइनस R12 I2 प्लस माइनस R13 I3 इक्वल टू V1। लूप 2 के लिए इक्वेशन आएगा प्लस माइनस R21 I1 प्लस R22 I2 प्लस माइनस R23 I3 V2। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये R11 पॉजिटिव था, यहाँ पे R22 पॉजिटिव है, यहाँ पे R33 पॉजिटिव है, लेकिन 12, 21, 31, 13, 23 यहाँ पे 32 इनके लिए प्लस माइनस साइन इस्तेमाल किया है। तो ये क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न है हमारी अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमने करंट की डायरेक्शन हमारे रजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो वहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी। फिर से हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे करंट I1, ये लूप 2 है, इसमें करंट I2 और करंट I3। आप फिर से बता रहा हूँ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम सुटेबिलिटी के लिए सभी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। उसमें हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हमें यहाँ पे कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली प्लस माइनस साइन जहाँ पे है वहाँ पे नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो R11 क्या है? तो रेजिस्टेंसेस जो कि लूप 1 में है। लूप 1 में कौन से रेजिस्टेंसेस है? 1, 3 और 6। सभी के एडिशन अगर करते हैं तो ये आती है 10। इसीलिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10I1। ये पॉजिटिव है, आप देखेंगे। अब I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों को कॉमन है ये 3 ओम का रेजिस्टर। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे आता है निगेटिव साइन, तो -3 इंटू I2। अगर यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स रहते तो हम सभी की एडिशन वहाँ पे कर सकते थे। अब यह है लूप 3 और 1, इन दोनों को कॉमन है ये 6 ओम का रेजिस्टर। तो R13 I3, R13 यानी 1 और 3 को कॉमन रेजिस्टर, ये है 6 ओम का रेजिस्टर। और I1 और I3 की डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे भी हमने पहले ही बोला है कि अगर आप सभी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं तो ये जो प्लस माइनस साइन है ये सभी निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे -6I3 आ जाता है, इक्वल टू वोल्टेज आता है हमारा, ये है 10 वोल्ट का, जिसकी हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव यानी राइज इन पोटेंशियल है। सिमिलरली हम लूप 2 के लिए अगर डायरेक्ट ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे R21 1 और 2 को कॉमन है ये 3 ओम का, तो -3I1। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। या फिर हम बाय डिफॉल्ट भी अपोजिट कंसिडर कर सकते हैं अगर हमने क्लॉकवाइज कंसिडर किया है तो -3I3, बाद में R22 तो प्लस R22 है। R22 के रेजिस्टर्स यानी इन सभी की एडिशन आती है फिर से 10, और 2 और 1 में कोई भी रेजिस्टर कॉमन नहीं है तो ये आता है 0। तो ये 10I2 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी फॉल इन पोटेंशियल, तो यहाँ पे आता है -5। देन आखिरी वाला इक्वेशन लूप 3 के लिए, लूप 3 में 3 ओम में और 1 में कॉमन है ये रेजिस्टर 6 ओम का, तो -6I1 आएगा। 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है तो फिर से वहाँ पे +0 आ जाएगा। और 3 के लिए 6 और 4 रेजिस्टर, तो ये हो जाता है 10I3 इक्वल टू वोल्टेजेस। अब वोल्टेजेस देखेंगे, ये है +5 वोल्ट, ऐसे मूव होते हुए हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर से
20, यानी दोनों की एडिशन आती है 25। अगर हम प्रीवियस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें सेम इक्वेशन मिलेगा और उसको सॉल्व करने के बाद भी हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वह है I1 इक्वल टू 4.2727 एम्पियर, I2 इक्वल टू 0.7818 एम्पियर और I3 इक्वल टू 5.0636 एम्पियर। तो इस तरह से हम मेश एनालिसिस बाय इंस्पेक्शन मेथड से भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू मेश एनालिसिस बाय ट्रेडिशनल मेथड। थैंक यू।